हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। आप लोगों को बता दें कि हम बिहार डीएलएड 2026 के साइंस के सेट नंबर 9 लगाने जाने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सेट 8 तक लगा दिए। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे तो फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। हम हर सेट में टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बिहार डीएलएड में पूछे जाते हैं उन्हीं क्वेश्चन को क्या करते हैं, तो हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। तो बिना किसी देरी के आज के पहले प्रश्न की ओर चले। तो आज का पहला प्रश्न क्या है? आज का पहला प्रश्न है कि आज का पहला प्रश्न है आज का पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से तत्वों के वर्गीकरण का वर्तमान में क्या आधार है। मतलब कि निम्नलिखित में से तत्वों का जो वर्गीकरण किया गया, तत्वों को अलग अलग भागों में जो बांटा गया है, वो क्लासिफिकेशन का आधार कौन सा लिया गया, मतलब कि किस बेसिस पे, किसके आधार पे वर्गीकृत किया गया है। वो तत्वों के परमाणु संख्या पे, तत्वों का संयोजकता पे, तत्वों की भौतिक अवस्था पे, या तत्वों का परमाणु द्रव्यमान पे। तो सर्वप्रथम मतलब कि सबसे पहले जब तत्वों का वर्गीकरण किया गया था उस वक्त किया गया था तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के आधार पे। मतलब कि जो भी वैज्ञानिक आते थे पहले, जितने भी वैज्ञानिक आए, तो वो तत्वों का वर्गीकरण किसके आधार पर करते थे? परमाणु के द्रव्यमान के आधार पे। मतलब कि परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार बोलिए, परमाणु भार बोलिए या परमाणु द्रव्यमान बोलिए, परमाणु भार ही लिखते हैं। तो परमाणु भार जिसको बताते कि परमाणु भार को ए से लिखते हैं, तो परमाणु भार के आधार पे करते थे। लेकिन परमाणु भार के आधार पे करते थे तो जो आगे का जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए तो उनका क्या हुआ, आगे का जो मैचिंग करना था कि हाँ आगे का जो तत्व था पीछे के तत्व से मैच नहीं करता था, उनका गुण अलग अलग होते चला गया। तो उसको परमाणु भार को छोड़कर परमाणु संख्या पे चले आए। किस पे आ गए? परमाणु संख्या पे आ गए। और जब वो परमाणु संख्या से वर्गीकृत किए, तो जो आगे का जो आगे वाले तत्व का गुण था वो पीछे वाले तत्व के गुण से उनका मैच होने लगा। तो पूर्ण रूप से जो परमाणु का वर्गीकरण किया गया वो किससे किया गया, या वर्तमान बोले तो वर्तमान में तत्वों का वर्गीकरण किया गया तो वो परमाणु संख्या के आधार पर किया गया, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्या नंबर पे दिया हुआ है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है। और हम आपको बताए थे कि जो परमाणु संख्या होता है, परमाणु संख्या वो किसके बराबर होता है? परमाणु संख्या न्यूट्रॉन के बराबर होता है। परमाणु संख्या किस पे निर्भर करता है? प्रोटॉन पे, सॉरी, परमाणु संख्या किस पे निर्भर करता है? प्रोटॉन पे करता है। लेकिन वही परमाणु भार की बात करें तो परमाणु भार प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पे निर्भर करता है। किस पर करता है? प्रोटॉन पे भी निर्भर करता है और न्यूट्रॉन पर भी निर्भर करता है। तो वर्तमान, तो ये तो अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये कि परमाणु भार किस पे निर्भर करता है, परमाणु संख्या किस पे निर्भर करता है। यह भी पूछता है कि इसको किससे दर्शाते हैं, इसको किससे दर्शाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन क्या होते हैं, पूछे जाते। तो इन सबको भी आपको याद रखना है। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार ये हो गया कि तत्वों का परमाणु संख्या पर किस पे निर्भर करता है? तत्वों के परमाणु संख्या पर निर्भर करता है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा की बात करते हैं। तो प्रश्न संख्या दूसरा में बोल रहा है कि प्रश्न संख्या दूसरा में बोल रहा है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। मतलब कि जो घरेलू विद्युत परिपथ, मतलब कि जो हमारे घर में जब आप वायरिंग का काम होता है, उस वायरिंग के काम में जब इलेक्ट्रिसिटी, जब आपका घर बना होगा या कोई बिल्डिंग बनता है तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का काम होता है। और जब इलेक्ट्रिसिटी का काम होता है तो उस वक्त वहां पे बोल रहा है कि उदासीन तार, जिसको न्यूट्रल वायर के भी नाम से जानते हैं, इसको किसके नाम से जानते हैं? न्यूट्रल वायर। कौन सा वायर? न्यूट्रल वायर। तो वे न्यूट्रल वायर का रंग कैसा होता है? रंग कैसा होता है? लाल होता है, हरा होता है, काला होता है या पीला होता है? तो जो न्यूट्रल तार होता है उसका रंग काला होता है। क्या होता है? न्यूट्रल तार का रंग काला होता है। वही बात करिए कि जो रेड कलर होता है, जो आती होता है न्यूट्रल, एक होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जाता है, जो मेन जाता है वो रेड कलर का हो जाता है, और जो अर्थिंग होता है वो ग्रीन कलर का होता है। लेकिन न्यूट्रल तार कौन कलर का होता है? काला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है कि अंगूर में कौन सा अम्ल सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मतलब कि अंगूर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला एसिड कौन सा है? ऑक्जेलिक एसिड, टार्ट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या मैलिक अम्ल। तो
अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टेरिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। और टार्टेरिक अम्ल कितने नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है? टार्टेरिक अम्ल ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी में क्या है? सॉरी, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है टार्ट्रिक अम्ल। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कि गोल्गी निकाय स्थानिक रूप से किसके संबंधित है? मतलब कि गोल्गी जो निकाय है वो स्थानिक रूप से किससे संबंधित है? ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा झिल्ली या राइबोसोम, ये किससे संबंधित है? तो गोल्गी निकाय को इंग्लिश में गोल्जी बॉडी के भी नाम से जानते हैं। और ये पाया कहाँ जाता है? तो ये आपके कोशिका में पाया जाता है। और ये बेसिकली करता क्या है? तो गोल्जी बॉडी बेसिकली ये जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन का पैकेट बनाकर एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजता है। मानिए कि आप चल रहे, आपके बॉडी में आपके इस मतलब कि आपका सेल में हर जगह प्रोटीन का निर्माण होना है, लेकिन हर जगह उतना प्रोटीन का तो जरूरत नहीं है। जैसे कि आप सोए हुए हैं तो उस वक्त प्रोटीन की आवश्यकता किसको ज्यादा है? उस वक्त सबसे अधिक आवश्यकता आपके हार्ट को है। आपके ब्रेन रेस्ट में है तो ब्रेन को तो उतना जरूरी चाहिए नहीं। हार्ट को अधिक है, ब्लड को चाहिए कि हाँ एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है। यदि आप दौड़ रहे हैं तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसको चाहिए? आपको पैर को, क्योंकि आपका पैर ज्यादा वर्क कर रहा है। यदि आप जिम कर रहे हैं तो आपके बॉडी के हर एक पार्ट को क्या चाहिए? एनर्जी बराबर चाहिए। यदि अभी हम बोल रहे हैं तो सबसे ज्यादा हमको ताकत क्या चाहिए? मुंह को चाहिए, क्योंकि एनर्जी, लेकिन जो मुंह का या जो हमारा बाती है माउथ है उसके पास तो इतना एनर्जी नहीं होगा। तो गोल्जी बॉडी क्या करेगा? अलग अलग कोशिकाओं के पास जितना एनर्जी प्रोटीन होगा उस सभी प्रोटीन को क्या करेगा? हमारे माउथ वाले या जो व्यक्ति दौड़ रहा है उसके सेल तक क्या करेगा? उसके सेल तक प्रोटीन भेजेगा और वो प्रोटीन काम करता है। तो इसको इसलिए बोलते हैं, इसको पोस्टमैन भी बोला जाता है। पोस्टमैन मतलब कि एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है। और ये पाया कहाँ जाता है? तो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ईआर बोलते हैं। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाया जाता है। और आपको पता होगा कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ही राइबोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? राइबोसोम। और राइबोसोम क्या करता है? राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। हम पहले भी बता चुके हैं, प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? तो वो राइबोसोम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 की, तो टीएम निम्नलिखित में से किसका ट्रिटियम निम्नलिखित में से किसका समस्थानिक है? मतलब कि ट्रिटियम निम्नलिखित में से किसका समस्थानिक है? कार्बन का, हाइड्रोजन का, यूरेनियम का या ऑक्सीजन का? तो हम बताए थे कि हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है। समस्थानिक अर्थ क्या होता है? समस्थानिक का अर्थ होता है कि जिसका स्थान सेम हो लेकिन परमाणु भार अलग अलग हो। एक होता है समभारिक। समभारिक मतलब कि समान भार। समस्थानिक समान, सम से समान और स्थानिक से स्थान। समभारिक, सम से समान, भार से मतलब कि वेट। तो यहाँ पे समस्थानिक में क्या हो जाएगा? तो समस्थानिक की बात करें तो हम बताए थे कि हाइड्रोजन का 3 होता है। एक होता है हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है। वही बात करें कि ये और ये मतलब कि 3 होता है। एक होता है एक होता है 2, ये होता है 3। इसको बोलते हैं प्रोट्रियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। क्या क्या बोलते हैं? एक प्रोट्रियम बोलते हैं, जो H1, इसको बोलते हैं प्रोट्रियम। प्रोट्रियम, प्रोट्रियम इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम। और एक हो गया ट्रिटियम, ट्रिटियम, ये हो गया ट्रिटियम। तो यहाँ पे गौर कीजिए, तो सबका परमाणु संख्या समान है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। मतलब कि इसके अंदर 1 प्रोटॉन है। जो प्रोट्रियम होता है, प्रोट्रियम की बात करें तो प्रोट्रियम में प्रोटॉन 1 पाया जाता है, न्यूट्रॉन 0 पाया जाता है। ड्यूटेरियम की बात करें तो ड्यूटेरियम में प्रोटॉन 1 पाया जाता है, न्यूट्रॉन 1 पाया जाता है। और वही बात करें कि टेट्रियम में, तो टेट्रियम में प्रोटॉन 1 पाया जाता है और न्यूट्रॉन 2 पाया जाता है। तो यही पूछ रहा है कि ट्रिटियम निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ट्रिटियम उदाहरण है हाइड्रोजन का, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हाइड्रोजन सही हो जाएगा। हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो 6 नंबर प्रश्न में आपसे पूछ रहा है कि उत्तक संवर्धन द्वारा जीवाणु और विषाणुओं से मुक्त पौधे से प्राप्त करने की उत्तम विधि। मतलब कि उत्तक संवर्धन द्वारा जीवाणुओं और विषाणुओं से मुक्त पौधे को प्राप्त करने की उत्तम विधि कौन सा है? भ्रूण संवर्धन, सूक्ष्म प्रवर्धन, कीटाणु मुक्त परिस्थितियों में बीज अंकुरण करना या गामा विकरण के पश्चात
बीजों की अंकुरन। तो यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़िए, तो उत्तक संवर्धन, उत्तक संवर्धन का अर्थ क्या होता है? उत्तक संवर्धन का मतलब होता है ना कि उत्तक मतलब कि किसी भी पौधे के, उस उत्तक मतलब कि किसी भी पौधे के आप क्या कीजिए, उस किसी भी पौधे के आप उसके पत्ती को, उसकी डंठी को, या उसके किसी भी एक भाग को, वो जड़ ही हो, उसको काट कर और उसको माइक्रोस्कोपिक मतलब कि उसको लैब में हम कुछ एनर्जी देकर और जो जो इसको जो इंपॉर्टेंट चीज है उस सभी चीज को देकर हम क्या करें, उस पौधे को समय से पहले ग्रोथ कर दे, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं उत्तक संवर्धन। और द्वारा जीवाणु और विषाणु से मुक्त पौधे को प्राप्त करने की विधि, उस विधि को बोलते हैं सूक्ष्म प्रवर्धन। क्या बोलते हैं? सूक्ष्म प्रवर्धन बोलते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है माइक्रोप्रोपेशन, मतलब कि माइक्रोस्कोप की मदद से किया जाता है। और वो क्या किया जाता है? समय से पहले और अधिक मात्रा में कर दिया जाता है। आप क्या किए? आप कुछ नहीं किए, उस पौधे के सिर्फ एक पार्ट को लिए, वो उसका पत्ता हो सकता है, आप उसका डंठी को ले सकते हैं या उसका जड़ को ले सकते हैं, और आपको उसको क्या किए? आप उसको एनर्जी देकर और उसको जो जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको देकर क्या किया? आप उसको ग्रोथ किए। और ये कैसे होता है? साइंटिफिकली तो होता है और लैब में होता है। और इसे क्या होता है, आप जितने भी तरह के होते हैं, जो जो बोला जाता है कि जितने भी तरह के नए नए फल आ रहे हैं अलग अलग डिजाइन में, वो अलग अलग कलर में, वो किसके कारण होता है? ये सब इसी का देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो 7 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आवृत्ति का बेहतर वर्णन करता है? एक श्रृंग से दूसरे श्रृंग के बीच की तरंग दूरी अगर एक हो, ध्वनि तरंगों द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी, एक सेकंड में पूर्ण किए गए दोलनों की कुल संख्या, ध्वनि तरंगों के कारण उत्पन्न अधिकतम विक्षोभ। तो क्वेश्चन में क्या करा? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आवृत्ति, आवृत्ति को क्या बोलते हैं? आवृत्ति को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि आवृत्ति का बेहतर वर्णन करता है। तो आवृत्ति का डिफिनीशन पढ़े होंगे कि एक सेकंड में पूर्ण की गई दोलन, दोलन मतलब कि ऑसिलेशन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑसिलेशन बोलते हैं, ऑसिलेशन बोलते हैं। तो एक सेकंड में पूर्ण की गई दोलनों की कुल संख्या, मतलब मानिए कि कोई दोलन है, कोई ऑसिलेशन है, या मानिए कि जो घड़ी को आप देखे होंगे उसमें जो ऐसे लटका हुआ जो घड़ी होता है, वो एक सेकंड में 5 बार कर ले तो क्या हो जाएगा? एक सेकंड में पूर्ण की गई दोलनों की संख्या जितनी हो, 5 हो, 10 हो, 1 हो, 2 हो, वो क्या होता है? दोलनों की संख्या ही क्या कहलाता है? आवृत्ति कहलाता है। तो आवृत्ति का बेहतर यहाँ पे व्याख्या कौन कर रहा है, वर्णन कर रहा है? तो ऑप्शन सी कर रहा है, एक सेकंड में पूर्ण किए गए दोलनों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा का उपयोग होता है गैस वाष्प अवस्था में कणों की गति ऊर्जा को बढ़ाने में, हिमांक बिंदु पर ठोस कणों के बीच आकर्षण बल से बाहर निकालने में, क्वथनांक पर द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल से निकालने में, द्रव अवस्था में कणों की गतिज ऊर्जा को बढ़ाने में। तो क्वेश्चन को फिर से पढ़ें। क्वेश्चन में क्या करा कि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा का उपयोग कहाँ होता है, मतलब कि वाष्पीकरण का जो गुप्त ऊष्मा होता है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो वाष्पीकरण का गुप्त ऊष्मा का अर्थ क्या हो गया? वाष्पीकरण का गुप्त ऊष्मा का अर्थ है कि एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित ताप पर कोई वाष्प, कोई भी द्रव या कोई भी द्रव गैसीय अवस्था में चल जाए, उसको क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि जो जल है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होकर क्या होता है? गैस के रूप में चला जाता है। कितने डिग्री सेल्सियस पर? 100 डिग्री सेल्सियस पर। आप मानिए कि 100 डिग्री सेल्सियस पर वो क्या था? जल था। और वो जल क्या होने लगा? वो खोलकर वाष्प के रूप में परिवर्तित होने लगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। उसी को क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। और यहाँ पे यही पूछा कि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा का उपयोग तो क्वथनांक पर द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल से निकलने में, मतलब कि ये क्या करता है? मानिए कि वो 100 डिग्री सेल्सियस पर था, वो कहाँ था? 100 डिग्री सेल्सियस पर था। और वो 100 डिग्री सेल्सियस से क्या हुआ? वो गर्म होकर द्रव अवस्था से गैस अवस्था में चला गया। क्वथनांक पर द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल से निकलने वाला, तो क्या हुआ? उसके बीच जो आकर्षण बल था, एक जल और दूसरे जल मतलब कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जो आकर्षण बल था, वो क्या किया? अपने आप को तोड़, मतलब कि उसको तोड़ दिया, ये जो 100 डिग्री सेल्सियस, और वो तोड़ कर क्या किया? उसको वाष्प के रूप में बदल दिया। जो ऐसा करे क्वथनांक पर द्रव के कणों के बीच जो उसका आकर्षण बल था, उस आकर्षण बल को खत्म कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, धंसारंध्र वाला पौधा, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा धंसारंध्र वाला पौधा है? आम है, झाड़िया है, नीम है, या नेरियम कनेर है? तो धंसारंध्र का अर्थ क्या हो गया? जो धंसारंध्र होता है ना, उसका जो रंध्र होता है, स्टोमाटा होता है, वो हल्का अंदर होता है।
और पत्तों की तुलना में जो उसका रंध्र होता है वो थोड़ा सा अंदर होता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, धसा रंध्र वाला पौधा बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, ये होता है नीडियम या कनेरा। मतलब कि नीडियम या कनेरा नाम का जो पौधा होता है, उसका जो पत्ती होती है, उसका जो रंध्र होता है, पत्ती का जो रंध्र होता है, स्टोमाटा होता है, स्टोमाटा थोड़ा अंदर होता है, मतलब कि जो स्टोमाटा का शेप होता है वो और पत्तों की तुलना में हल्का अंदर होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, धसा रंध्र वाला पौधा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की बात करें तो पृथ्वी के वायुमंडल में पाए जाने वाले गैसों में नाइट्रोजन की मात्रा कितना है, 0.4%, 0.78, 0%, 0.1 या 0.2। तो आपको पता होगा कि हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितना है, नाइट्रोजन की मात्रा N2 की मात्रा कितना है, 78% है। और यदि हम परसेंट को हटाए तो कितना आ जाएगा, 78/100, और इसको जब आप डिवाइड दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 0 ऊपर जाएगा तो 0.78 आ जाएगा, और 0.78 और कौन सा है, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पे 0.7808 है, मतलब कि एक्यूरेट तो 78% नहीं होता, इसमें भी कुछ मात्रा होता है, उसी का ये दिया हुआ है, आप इतना से निकाल सकते हैं। नाइट्रोजन का मात्रा क्या कि क्वेश्चन को हल्का सा बोल कर दिया, कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है कि कितना मात्रा होता है N2 का, और वहां पे ऑप्शन में 78% दे देता है। यदि डायरेक्ट 78% दे रहा है तो आपको मार देना है, लेकिन यदि पॉइंट में दे रहा है तो आपको क्या करना है, परसेंट को तोड़ देना है, और यदि हम परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 पॉइंट आ जाएगा, और यदि 100 आ जाएगा और इस 100 को ऊपर डिवाइड दीजिएगा तो 0.78 आ जाएगा, जैसा कि ऑप्शन बी में दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है, लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है, मीटर होता है, डायोप्टर होता है, किलोमीटर होता है, या सेंटीमीटर होता है। तो जो लेंस की शक्ति होती है उसको हम डायोप्टर में नापते हैं, किसमें नापते हैं, डायोप्टर में नापते हैं, जैसा कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। डायोप्टर क्या हो जाएगा, डायोप्टर सही हो जाएगा। डायोप्टर बराबर 1/f होता है, मतलब कि f मतलब क्या होता है, फोकस दूरी। डायोप्टर बराबर क्या होता है, डायोप्टर बराबर शक्ति मतलब कि p इजकल टू 1/f, मतलब शक्ति पूछ रहा है तो p इजकल टू 1/f से दर्शाते हैं, और ये इसी को क्या बोलते हैं, 1/f को ही डायोप्टर बोलते हैं। इसको क्या बोलते, इसी को क्या बोलते हैं, इसको डायोप्टर बोलते हैं, डायोप्टर, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को डायोप्टर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछ रहा है, बैक्टीरिया, काई और कवक, मतलब कि बैक्टीरिया हो गया, काई हो गया, मतलब कि मॉस, और कवक में क्या क्या आम है, मतलब कि आम मतलब कि वो आम नहीं जिसको खाते हैं, आम मतलब कि मैच, इस तीनों में क्या मैच करता है, कोशिका भित्ति की उपस्थिति, स्वपोषी, इसके पोषण की विधि या शारीरिक संगठन। तो बैक्टीरिया हो गया, काई हो गया और कवक हो गया, इस सब के सब क्या है, ये सब के सब में कोशिका भित्ति पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कोशिका भित्ति उपस्थित रहता है, जैसा कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब बोलिएगा कि कोशिका भित्ति क्या होता है, इसको हम ऑलरेडी पहले बता चुके हैं कि कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली में क्या अंतर होता है। कोशिका भित्ति क्या होता है, कोशिका भित्ति से को इंग्लिश में सेल वॉल कहते हैं, और ये क्या करता है, ये प्रोटेक्शन पहुंचाता है, प्रोटेक्ट करता है उसको। हम लोगों का जो सेल है उसके पास कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता, सिर्फ कोशिका झिल्ली पाया जाता है, लेकिन जो पादप होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनके पास कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति भी होते हैं। कोशिका भित्ति क्या करता है, उसका जो सेल है उसको उसका सेल को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 में करा है, किसी का चालक से 2 मिनट तक 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर आवेश का मान कितना होगा। मतलब कि हम कोई चालक से क्या कर रहे हैं, 2 मिनट तक 1 एम्पियर का धारा को प्रवाहित करे तो आवेश, चार्ज का मात्रा कितना हो जाएगा, 160 कूलम, 100 कूलम, 120 कूलम या 140 कूलम। तो यहाँ पे क्या क्या है, आवेश I बराबर Q अपॉन टी, आप पढ़े, फॉर्मूला पढ़े होंगे। I बराबर मतलब कि धारा बराबर, विद्युत धारा बराबर Q मतलब कि आवेश अपॉन टी। Q मतलब क्या होता है, इसको I बराबर होता है, I को बोलते हैं विद्युत धारा, Q मतलब कि आवेश, और T मतलब कि समय। और यहाँ हमसे पूछ क्या रहा है, आवेश का मान, मतलब कि हमसे क्यूब ही पूछ रहा है, आवेश ही पूछ रहा है। तो जब हमसे आवेश पूछ रहा है तो I इंटू टी हो जाएगा, और यहाँ पे I को यहाँ एम्पियर में क्या दिया, 1 एम्पियर दिया हुआ है तो 1 हो जाएगा। और टाइम किस में लेते हैं, टाइम कितना दिया हुआ है, 2 मिनट दिया हुआ है, आप 2 से इंटू कीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और यहाँ पे ऑप्शन में तो 2 दिया नहीं है, 2 कूलम आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में 2 कूलम तो दिया नहीं हुआ है, तो ये गलती हम बना दिए। गलती कहाँ हुआ, गलती यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे गलती होने का मेन कारण ये हुआ, यहाँ पे 2 मिनट दिया हुआ है और हम किसमें इंटू किए हैं, हम मिनट से इंटू किए हैं, हमको किसमें इंटू करना है, सेकंड में इंटू करना है। तो बहुत लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं, तो मिनट को पहले हम सेकंड में चेंज करेंगे, तो टी इक्वल टू क्या है, 2 मिनट, तो 2 इंटू 1 सेकंड में कितना, 1 मिनट में कितना सेकंड, 60, तो 60 इंटू
2 तो ये कितना हो जाएगा 120 सेकेंड, ये कितना आ गया 120 सेकेंड आ गया। और जब हम इसको 120 से इंटू करेंगे, आप इसको Q इज इक्वल टू आई अपॉन आई इंटू टी, और आई का वैल्यू कितना है 1 है और टी का वैल्यू 120 है। जब आप इसको इस 120 से इंटू कीजिएगा तो कितना वैल्यू आ जाएगा 120 कूलम आ जाएगा। कितना आ जाएगा 120 कूलम आ जाएगा। और 120 कूलम कितने नंबर ऑप्शन में है 120 कूलम ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो आपको पहले क्या करना है, यदि आपको ये गौर करना है कि वहां पे मिनट तो नहीं दिया, मिनट दिया हुआ तो उसको पहले सेकंड में चेंज कीजिए और सेकंड में चेंज करके ही इंटू कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है, सिरका किसका विलयन है, मतलब कि सिरका जो है वो किसका विलयन है 5% 8% एसिटिक एसिड का, इनमें से कोई नहीं। शराब में 50% से 7% एसिटिक एसिड का, पानी में 5% से 8% एसिटिक एसिड का। तो जो सिरका होता है वो क्या होता है, सिरका जो है वो 5% से 8% एसिटिक एसिड का जलीय विलयन होता है। क्या होता है उसका जलीय विलयन होता है। और ये देखिए कि ये कितने नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, कितने नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, जलीय विलयन का किसका होता है, सिरका जो होता है वो पानी में 5% से 8% एसिटिक एसिड का होता है। और बात करें कि सिरका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिरका को बोलते हैं वेनिगर। क्या बोलते हैं वेनिगर बोलते हैं। और इसके बारे में बहुत बार बता चुके हैं। ये क्या है एक बेस है, यदि आपको एसिडिटी बनाए और यदि आप इसका सेवन करते हैं तो आपको क्या होगा, आपका एसिडिटी खत्म हो जाएगा। इनो के जगह पे आप इसका यूज कर सकते हैं। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसको जो चाउमीन बनाता है वो भी इसका उपयोग करता है, वेनिगर डालता है। और जो वेनिगर होता है उसमें एसिटिक अम्ल, मतलब कि जो एसिटिक अम्ल है उसका मात्रा कितना होता है मात्र 5 से 8%। और जो रेस्ट पार्ट होता है, बचा हुआ पार्ट होता है वो पानी होता है। यहाँ पे देखिए यहाँ 5 से 8% एसिटिक एसिड भी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पानी में 5% से 8% होता है। 5 से 8% एसिटिक एसिड होता है सही है, लेकिन वो किस में होता है पानी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में जनसंख्या में भारत की वैश्विक स्थिति क्या है। जनसंख्या में भारत की वैश्विक स्थिति क्या है, पहला दूसरा चौथा तीसरा। तो क्वेश्चन पहले का है और जो अभी जवाब पूछता है वो पहले के डेटा से पूछता है। और पहले के डेटा के अनुसार भारत का जनसंख्या में स्थान दूसरा है। ऐसे अब पहला आ गया है, पहला चाइना था पहले, अब चाइना दूसरे नंबर पर चला गया है, इंडिया 1 नंबर पे आ गया है। इंडिया जनसंख्या में 1 नंबर पे है, बत मारना 2 नंबर है। कल्पक्कम किसके लिए किस लिए प्रसिद्ध है, कल्पक्कम किसके लिए प्रसिद्ध है, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, लापीय ज्वारीय ऊर्जा। तो कल्पक्कम जो है वो नाभिकीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए है, नाभिकीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है नाभिकीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से एक सरल रेखीय पथ पर चल रही बस का त्वरण एक्सेलरेशन दे दिया गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 सेकंड के पश्चात इसकी चाल कितनी होगी, 16 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड, 12 मीटर पर सेकंड, 28 मीटर पर सेकंड। तो गति का पहला नियम को आप पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, गति का पहला नियम, गति का पहला नियम, गति का पहला नियम की बात करें तो गति का पहला नियम क्या है, फर्स्ट लॉ क्या है, v बराबर u प्लस एटी, v बराबर u प्लस एटी। v मतलब क्या होता है प्राथमिक वेग, u मतलब सॉरी u मतलब प्राथमिक वेग, v मतलब अंतिम वेग, a से एक्सेलरेशन मतलब कि त्वरण और t से टाइम। तो यहाँ पे देखिए 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, मतलब कि 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से एक सरल रेखीय पथ पर चल रही बस का त्वरण 4 मीटर पर सेकंड बाद इसकी चाल कितनी होगी। आपको प्राथमिक वेग कितना दिया हुआ है, आपको प्राथमिक वेग दिया हुआ है 20, आपको प्राथमिक वेग 20 मीटर दे दिया गया है। और आपसे क्या पूछा है 2 सेकंड बाद इसका 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन क्या देगा 4 मीटर, और आपसे कितना 2 सेकंड बाद पूछ रहा है, तो 4 दूना 8, तो 20 प्लस 4 दूना 8 कितना हो जाएगा 28, कितना हो जाएगा 28 मीटर हो जाएगा। और 28 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 28 मीटर पर सेकंड सही हो जाएगा। कैसे होगा, गति के पहले नियम को देखिए तो गति का पहला नियम क्या कहता है, v बराबर u प्लस एटी। यहाँ पे v का वैल्यू कितना दिया हुआ, v का वैल्यू 40 मीटर दिया हुआ है। वही बात करें कि टाइम हमको 2 सेकंड दिया हुआ है और एक्सेलरेशन त्वरण कितना दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। और जब हम इसको इंटू किए तो हमको क्या आ गया, ये 28 मीटर पर सेकंड आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है कि जीवन का भौतिक आधार क्या है। जीवन का भौतिक आधार क्या है, भोजन हो गया, जीव द्रव हो गया, कोशिका हो गया या केंद्रक हो गया। तो जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, जीव द्रव को बोला जाता है। साइटोप्लाज्म को पाया जाता है, ये कहाँ पाया जाता है, हमारे जो कोशिका के अंदर जो द्रव पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, जीव द्रव पाए जाते हैं। यदि यह जीव द्रव नहीं होगा तो जिसके अंदर जीव द्रव नहीं पाया जाता है उसको क्या बोल देते हैं, मृत कोशिका। और जिसके पास जीव द्रव पाया जाता है उसको क्या बोला जाता है, जीवित कोशिका पाया जाता है और बोला जाता है। और जो जीव द्रव होता है उसी में आपका फर्स्ट रिस्पायरेशन होता है वो कहाँ होता है, आपका वहीं पे होता है, जीव द्रव में होता है। और सेकंड माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसके अलावा बहुत सारे काम है जो जीव द्रव के अंदर होते हैं। प्रोटीन भी संश्लेषण यहीं पे करता है। यदि जीव द्रव आपके कोशिका में उपस्थित नहीं है तो आपका कोशिका सूख जाएगा और आपका कोशिका डेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। तो निम्न में से किस ईंधन का पर्यावरण स्नेही माना जाता है, मतलब कि पर्यावरण के लिए बढ़िया किसको माना जाता है, पेट्रोल को, सीएनजी को, द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी, डीजल को। तो सीएनजी को, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस से संपीड़ित प्राकृतिक गैस को प्राकृतिक के लिए स्नेही माना जाता है, क्योंकि इससे किसी भी तरह का पॉल्यूशन नहीं करता है। और पॉल्यूशन नहीं करता तो क्या, ये हमारे पर्यावरण के लिए बढ़िया। जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आज के लास्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या करा, जी का वर्तमान मान है लगभग, जी का वैल्यू कितना है 6.73 इंटू 10⁻11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, के जी स्क्वायर 9.8 मीटर स्क्वायर, 6.73 इंटू 10⁻11 या 6.67 इंटू 10⁻−11 न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी स्क्वायर माइनस सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये कैसे है इसको बताते हैं। जी बराबर क्या होता है, ये एक फॉर्मूला होता है, एफ बराबर जी आर स्क्वायर m1/m2, m1 प्लस m2। और जब हमको जी का वैल्यू चाहिए तो हम क्या करते हैं, m1 प्लस m2 को इधर इंटू कर देते हैं, सॉरी उल्टा लिख दिए, जी m1 प्लस m2 बटा आर स्क्वायर होता है। हम क्या किए, एफ आर स्क्वायर बटा m1 प्लस m2 कर देते हैं, इक्वल टू क्या आ जाता है, जी आ जाता है। और फोर्स का एफ से क्या होता है, फोर्स होता है। और फोर्स को हम किस में लिखते हैं, न्यूटन में लिखते हैं। आर से रेडियस, रेडियस को किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं, मीटर स्क्वायर। और ये क्या है, ये m1 और m2 क्या है, मास है। तो ये क्या हो गया, के जी इंटू के जी, के जी इंटू के जी क्या हो जाएगा, के जी स्क्वायर हो जाएगा। और के जी स्क्वायर को इक्वल टू जी। सो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू।